नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम जिंदाबाद होंगे। ठीक है? प्लीज़, ठीक है, सभी लोग क्लास में आ जाइएगा। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। ठीक है? सभी लोग प्लीज़, आप सभी से मेरा निवेदन है और फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आज के टॉपिक को, सिंधु घाटी की सभ्यता को। ठीक है? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, ऐसे कई नामों से, ठीक है, इस सभ्यता को जाना जाता है। तो आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको कई नामों से क्यों जाना जाता है, वो सारी बातें हम बहुत अच्छे से, ठीक है, चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कल मैंने प्रागैतिहासिक काल में आपको बताया था कि भाई ताम्रपाषाण काल जो है, ताम्रपाषाण काल, ठीक है ना, ये एक्चुअली लगातार कंटिन्यूअसली चला है। ताम्रपाषाण काल चल रहा है, ठीक है, और ताम्रपाषाण काल जो चल रहा है, ठीक है, ताम्रपाषाण काल हड़प्पा सभ्यता से पहले से ही चल रहा है। ठीक है, तो ये हुई आपकी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता ताम्रपाषाण काल के, ठीक है, मध्यकाल में आती है और ताम्रपाषाण काल के साथ-साथ चलती है। हालांकि ये एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये जो है, ये एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ठीक है, और ताम्रपाषाण काल कैसा है भैया? देखिए, एक ऐसा काल है ताम्रपाषाण काल जिसमें तांबे और पत्थर दोनों का साथ-साथ प्रयोग किया गया। भाई ताम्रपाषाण काल, ठीक है, जिसमें तांबे और पत्थर दोनों का साथ-साथ प्रयोग किया जा रहा था, उन दोनों से मिली-जुली जो मिश्रित संस्कृति थी, उसको ताम्रपाषाण काल कहा गया। तो मतलब देखिए, अब ये यहाँ पर आपको समझना है, ताम्रपाषाण काल एक तो ये है जो हड़प्पा के साथ-साथ चला है। ताम्रपाषाण काल की जो सबसे प्रारंभिक अवस्था है, वह हड़प्पा पूर्व अवस्था है। हड़प्पा पूर्व अवस्था है। ठीक है, ताम्रपाषाण काल की जो सबसे पहली प्रारंभिक अवस्था वो हड़प्पा पूर्व अवस्था है, जो कि पूरी तरह से ग्रामीण बस्तियां हैं। फिर ताम्रपाषाण काल हड़प्पा के साथ-साथ चला है और फिर ताम्रपाषाण काल जो है बच्चे, वो हड़प्पा उत्तर काल है। ताम्रपाषाण काल फिर हड़प्पा उत्तर काल। तो ये कल मैंने आपको बताई थी, मतलब कि एक कांस्ययुगीन सभ्यता जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, वो ताम्रपाषाण काल के, ठीक है, बराबर, ठीक है, पैरेलल, ताम्रपाषाण काल के पैरेलल लगभग 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व तक चली और उसके बाद फिर उसका पतन हो गया। 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक चली और उसके बाद फिर उसका पतन हो गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चे कि ताम्रपाषाण काल हड़प्पा से पहले से ही चलता चला आ रहा था, हड़प्पा के साथ-साथ भी चला और हड़प्पा के खत्म होने के बाद भी, देखिए, ये ताम्रपाषाण काल चलता रहा। अच्छा, ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये एक ग्रामीण संस्कृति थी और इसके जो प्रमुख व्यवसाय थे संस्कृति के, कल मैंने आपको बताया था कि भैया जी इसके प्रमुख व्यवसाय क्या थे? इसके प्रमुख व्यवसाय क्या थे? कृषि एवं पशुपालन। इसका प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि एवं पशुपालन। ये इसका प्रमुख व्यवसाय था। ठीक है ना? ये सभी छोटे बहन-भाइयों को ये बात समझ में आ रही है? आप सभी बहुत छोटे बहन-भाई हैं वास्तव में। ठीक है? ये तो मुझे पता चल गया। बड़े ही छोटे हैं तुम लोग बच्चे। तो कृषि एवं पशुपालन। यहाँ पर ठीक है, बस्तियों की संरचना गोल होती थी मेरे प्यारे बच्चे, वो सारी बातें, वो सारी विशेषताएं मैंने बताई। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, ये कांस्ययुगीन सभ्यता है। यह ग्रामीण नहीं बल्कि यह एक नगरीय सभ्यता है। यह ग्रामीण नहीं बल्कि कैसी? एक नगरीय सभ्यता है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है? और ये एक व्यापार प्रधान सभ्यता है। ऐसी बात नहीं कृषि एवं पशुपालन नहीं होता था, लेकिन एक व्यापार प्रधान सभ्यता है। अब पता है सिंधु सभ्यता के संदर्भ में बच्चे, ठीक है, आपके जितने भी डाउट हैं, ठीक है, मैं हर एक डाउट को दूर करूंगा, एक-एक डाउट को दूर करूंगा। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में छोटा सा भी आपका कोई डाउट है ना, देखो उस हर एक डाउट को मैं दूर करूंगा। आप बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है, हर एक पॉइंट को, और मैं आपको बताऊंगा वास्तव में कि किस तरह से जो है ना सिंधु घाटी की सभ्यता इवॉल्व हुई, किस तरह से उसका पतन हुआ और जब तक वह चली तो किस तरह से उसका जो है ना बच्चे पूरा क्रम था। क्लियर है? आइए, लेकिन हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे बच्चे कुछ सब पार्ट्स में, मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ हेडिंग्स हम बनाएंगे, ठीक है, और उन हेडिंग्स के क्रम में हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं ना, उन हेडिंग्स के क्रम में हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब सिंधु सभ्यता के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे भैया जी आखिर इस सभ्यता की खोज कैसे हुई, डिस्कवरी। तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्कवरी, खोज। देखिए सिंधु सभ्यता की खोज का क्रम क्या है, वो कौन था, देखिए, जिसने सबसे पहले इस सभ्यता के संदर्भ में, ठीक है, अपने विचार प्रस्तुत किए, ठीक है, जिसने, ठीक है, यहाँ के टीलों को देखा और उस पर अपने, ठीक है, कोई ना कोई कैसी ना कैसी भी अपने विचार वहां पर उन्होंने रखे, है ना। तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द खोज। सबसे पहले हमें खोज पढ़ना है और खोज पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर हमें पढ़ना है इस सभ्यता का आखिर नामकरण कैसे हुआ। नामकरण को हम लोग बोलते हैं भैया नॉमेनक्लेचर। नामकरण, नॉमेनक्लेचर, है ना। ये दो चीजें हमें पढ़नी है, नाम पढ़ना है और सॉरी मतलब खोज पढ़ना है और फिर उसके बाद, ठीक है, नामकरण पढ़ना है। तो खोज के बारे में सबसे पहले, ठीक है, फर्स्टली वी आर स्टार्टिंग विद द, ठीक है, डिस्कवरी की आखिर इस सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो खोज करने वाले जो विद्वान हैं उनका मैं आपको क्रम बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा चार्ल्स मैसन, ठीक है, चार्ल्स मैसन, ठीक है। सबसे पहले मैं चार्ल्स मैसन के बारे में बातचीत करनी है कि चार्ल्स मैसन कौन था, क्या था और इसने सिंधु सभ्यता के बारे में क्या खोज की, ठीक है, इसने क्या बोला। दूसरा हम बात करेंगे चार्ल्स मैसन के बाद आफ्टर अलेक्जेंडर वंस, अलेक्जेंडर वंस। उसके बाद फिर हम बात करेंगे वॉर्टन ब्रदर्स, वॉर्टन बंधु के बारे में, ठीक है ना। ये सभी अंग्रेज हैं, ठीक है, चार्ल्स मैसन हो, अलेक्जेंडर वंस हो या फिर वॉर्टन ब्रदर्स हो। और वॉर्टन ब्रदर्स के बाद फिर आएगा आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। के बाद कौन आएगा बच्चे? अलेक्जेंडर कनिंघम। आफ्टर दैट, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द अलेक्जेंडर कनिंघम। हम अलेक्जेंडर कनिंघम को देखेंगे और फिर अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद फिर आपके जॉन मार्शल आ जाएंगे और जॉन मार्शल के वही, ठीक है, 3-4 सहयोगी जिसमें दयाराम साहनी,
जिसमें राखालदास बनर्जी, ठीक है, जिसमें आपके अर्नेस्ट मैके और एलिस्टीन वगैरह ये सब, ठीक है, सबसे पहले। अब दूसरा नामकरण हमें पढ़ना है, ठीक है, नामकरण में, ठीक है, एक आपने देखा होगा इस सभ्यता का जो नाम है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, आपने बेसिकली सबसे ज्यादा यही नाम सुना होगा इसका, मोस्ट पॉपुलर नाम जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, फिर आपने कहीं कहीं लेकिन बहुत रेयर सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको सुना होगा, बहुत रेयर लेकिन कहीं कहीं सिंधु सरस्वती सभ्यता भी आपने सुना होगा, और आपने किताबों में इसका नाम एक्चुअली हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता पढ़ा होगा, हड़प्पा सभ्यता। तो ये चीजें हमें सबसे पहले फर्स्टली पढ़नी है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं कहानी स्टार्ट करूंगा चार्ल्स मैसन से। चार्ल्स मैसन एक ब्रिटिश यात्री था जो भारत में, ठीक है, यात्रा करने के पर्पज से आया था, ठीक है, उसका उद्देश्य था कि वो संपूर्ण भारत का भ्रमण करे और भारत के जो बहुत, ठीक है ना, एंशिएंट बहुत पुराने जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनको जो है ना विजिट करे। तो चार्ल्स मैसन जो कि एक ब्रिटिश यात्री था मेरे प्यारे बच्चे, उसने, ठीक है, 1826 में हड़प्पा की यात्रा की, ठीक है, ये ध्यान रखना 1826 की बात है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ब्रिटिश यात्री था, नाम था चार्ल्स मैसन, हड़प्पा की यात्रा करता है, और इस संदर्भ में वो पूरे भारत की यात्रा करने के लिए आया था ना, क्योंकि ट्रैवलर था। जैसे ये आजकल चल रहा है ना सोलो ट्रैवलिंग, अपना, ठीक है, बड़ा सा बैग टांगा और चल दिए कि चलो सब कुछ देखते हैं, ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, ठीक उसी तरह से ये ब्रिटिश यात्री एक्सप्लोर करने आया था इंडिया में, इंडिया के जो बहुत पुराने मॉन्यूमेंट्स थे, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स थे, कुछ मेडिवल मॉन्यूमेंट्स थे, ठीक है, स्मारक थे, ठीक है, कुछ बिल्डिंग्स थी, तो उन सबको देखने के लिए। तो इसी क्रम में 1826 में ये हड़प्पा पहुंचता है। अब ये जो हड़प्पा है पाकिस्तान के पंजाब में पड़ेगा, उस समय वो भारत में था, ठीक है, तो आज वर्तमान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के पंजाब में ये पड़ेगा, और पंजाब का जिला है, पंजाबी प्रांत है पाकिस्तान का, उसका जिला है मोंटगोमरी, ठीक है, जिसको आप साहिवाल जिला भी कह देते हैं। तो मोंटगोमरी साहिवाल जिला है। जब इसने उस स्थान की यात्रा की तो बड़ा स्वाभाविक था, ठीक है, हड़प्पा जो पूरा शहर है, ठीक, वो एक टीले के रूप में कन्वर्ट हो चुका था। तो वो जो हड़प्पा का टीला है, इसका ध्यान ऑब्वियस सी बात है उस टीले की तरफ गया, इसने उस टीले को देखा, और जब इसका ध्यान उस टीले की तरफ गया, इसने उस टीले को देखा, ठीक है, तो फिर उसने अनुमान लगाया कि यार ये टीला कब का हो सकता है, कितना पुराना हो सकता है, ठीक है, तो फिर अनुमान लगाने के बाद उसने बोला कि यार ये जो टीला है ये एक्चुअली जो इंडो बैक्ट्रियन आए थे, जो हिंद यूनानी आए थे, ठीक है, ये हिंद यूनानियों के जमाने के कोई किले होंगे, हिंद यूनानियों के जमाने के कोई अवशेष होंगे, ठीक है ना, कुल मिलाकर उसका अनुमान यही था। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने चार्ल्स मैसन के बारे में बात की। 1826 में चार्ल्स मैसन ने, ठीक है, भारत की यात्रा की, और जब उसने भारत की यात्रा की तो उसका ध्यान हड़प्पा स्थित टीले की तरफ गया, और उसका अनुमान था कि बच्चे ये टीले जो है वो किसी पुराने राजमहल के अवशेष हैं, ठीक है, वो पुराना जो राजमहल है वो इंडो बैक्ट्रियन शासकों के जमाने की कोई बस्ती हो सकती है, या उस समय का कोई राजमहल हो सकता है, ये सब वो 1842 में ये बात लिखता है। 1826 में इसने यात्रा की है, लेकिन 1842 में 1842 में वो एक लेख लिखता है जिसका नाम है नैरेटिव ऑफ जर्नीज। तो वो अपने इस लेख नैरेटिव ऑफ जर्नीज में इस बात को उल्लेख करता है। फिर आता है अलेक्जेंडर वंश। ये जो अलेक्जेंडर वंश है ये बात 1831 की है। अलेक्जेंडर वंश एक्चुअली पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह से मिलने के लिए जा रहा था, ठीक है। अब जब रणजीत सिंह से वो मिलने के लिए जा रहा था, हालांकि ठीक है, रणजीत सिंह से मिलने का तो बहाना था, अलेक्जेंडर वंश, एक्चुअली अलेक्जेंडर वंश का जो मेन उद्देश्य था, ठीक है, वो था जो सिंध का क्षेत्र है, ठीक है, उस पर आधिपत्य स्थापित करना। लेकिन सिंध के क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए वो पूरा उस क्षेत्र विशेष का सर्वे करने जा रहा था कि किस तरह से वो सिंध को भारत में मिला सकता है और सिंध होते हुए काबुल पर आक्रमण कर सकता है जिस तरह से, ठीक है। लेकिन उसने बहाना लगाया कि वो तो पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह से जा रहा है 1831 में। लेकिन जब वो क्षेत्र से गुजरा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इसकी भी नजर हड़प्पा स्थित टीले पर गई, है ना। और जब इसने देखा कि यार, क्योंकि देखो वो टीला बना हुआ था, पूरा नगर टीले में तब्दील हो गया था, बड़ा स्वाभाविक है। और जब कोई उस टीले को देखेगा तो वो अपने विचार तो व्यक्त करेगा ही, और बड़ा स्वाभाविक था कि नजर भी पहुंचना, क्योंकि वहीं से रोड होकर जा रही थी, एक तो बड़ा स्वाभाविक था। तो इसने भी बोल दिया कि भाई ये टीले जो है ये पुराने किसी किले के, पुराने किसी राजमहल के अवशेष हैं, इसने भी बोल दिया, ठीक है, बस, ठीक है। मतलब सब लोग अपने विचार रख रहे हैं। अलेक्जेंडर वंश जब वहां से आया तो उसने भी अपने विचार रखे कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये टीले किसी पुराने राजमहल के अवशेष होंगे। उसके बाद आते हैं वर्टन ब्रदर्स, ये दो भाई हैं, ठीक है, वर्टन ब्रदर्स, ठीक है। अब ये दो भाई हैं, अब ये जो मेरे प्यारे बच्चे वर्टन ब्रदर्स, एक का नाम है इसमें जेम्स वर्टन और दूसरे का नाम है विलियम वर्टन। तो जेम्स और विलियम वर्टन ये एक्चुअली कराची से लाहौर रेल लाइन बिछा रही थी, 1856 की बात है, ठीक है। इनका काम था कि कराची से लाहौर रेल लाइन बिछवानी है, बाकायदा तो बिछवा रहे थे ये रेल लाइन। तो फिर इन्होंने जो लेबर थी, ठीक है, जो रेल लाइन बिछा रही थी, उन्होंने उसको उस लेबर को आदेश दिया, ऐसा करो कि ये जो टीला है ना, इस टीले से आप, ठीक है, मिट्टी ईंट वगैरह ले आओ, जाओ, ठीक है, जिससे कि हमारी जो लाइन है, ठीक है, उसके लिए हमें बाहर से मिट्टी लाने की या, ठीक है, ईंट वगैरह लाने की आवश्यकता ना पड़े, तो बराबर में टीला है, ठीक है, कर दो यहाँ पे, इसकी खुदाई कर दो टीले की, और इस टीले की खुदाई करने के लिए, ठीक है, यहीं से आप ईंट ले लो। तो कुल मिलाकर उन्होंने जो ना आदेश दिया। अब जब ईंटों की खुदाई वगैरह की जाने लगी तो ये विलियम वर्टन और जेम्स वर्टन ये भी पहुंच गए। लेकिन जब वहां पर खुदाई हुई और इन्होंने देखा, इन्होंने अंदाजा लगाया, क्योंकि यार ये इंजीनियर्स थे तो आर्कियोलॉजी पढ़े हुए थे, इन्होंने देखा कि यार ये कोई नॉर्मल टीला है नहीं एक्चुअली, बात समझ में आ रही है, ये कोई नॉर्मल टीला नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पर कोई बहुत पुरानी सभ्यता दबी हुई हो, कोई प्राचीन सभ्यता यहाँ पर कभी अस्तित्व में रही हो। तो इसलिए फिर उन्होंने एक छेड़खानी करने की कोशिश नहीं की, पढ़े लिखे तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, इसे यहीं पे छोड़ो आप, कोई और होता तो कह देता खुद दो, और पता पड़ता कि हड़प्पा जैसी ऐसी महान सभ्यता कभी, ठीक है, प्रकाश में नहीं आ पाती। तो जेम्स वर्टन विलियम वर्टन 1856 की बात है मेरे प्यारे बच्चे, कराची से लाहौर, ठीक है, रेल लाइन बिछाने के लिए इन्होंने, ठीक है, अपनी लेबर को बोला कि भाई आप यहाँ से ईंट ले लो। ईंट लेने के, ठीक है, वहां से प्रयास किए गए, लेकिन फिर ये समझ में आ गया इनको, क्योंकि इन्होंने खुद बोला कि भाई यहाँ कोई बहुत प्राचीन सभ्यता दबी हो सकती है, तो इसलिए प्लीज, ठीक है, मत करो ऐसा, ठीक है, इसे छोड़ देते हैं, वहीं से अपना जो है ट्रांसपोर्ट करके जहां से ईंटें आ रही हैं, ठीक है, वहीं से हम जो है ना मंगवा लेते हैं। अब अलेक्जेंडर कनिंघम, मैंने कल आपको बताया था कि भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक अगर किसी को कहा जाए तो वो रॉबर्ट ब्रूसफुट है, और केवल भारतीय, ठीक है, पुरातत्व का जनक किसी को बोला जाए तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम। अगर उसमें प्रागैतिहासिक पुरातत्व लग जाए तो रॉबर्ट ब्रूसफुट, और केवल द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है, इस स्थान की भाई साहब 3 बार यात्रा की। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्थान की यात्रा की, 1856 में यात्रा की अलेक्जेंडर कनिंघम ने, और अलेक्जेंडर कनिंघम ने फिर 1875 में लास्ट में इस स्थान की यात्रा की।
देखिए एक्चुअली हुआ क्या कि 1853 और 56 में जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्थान की यात्रा की तो अलेक्जेंडर कनिंघम केवल व केवल आर्कियोलॉजिकल, ठीक है ना, मामलों में दिलचस्पी रखने वाला एक व्यक्ति था। ठीक है, क्योंकि अभी तक किसी भी तरह के कोई आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना नहीं हो पाई थी। भारत में तो आर्कियोलॉजिकल मामलों में इसकी बड़ी दिलचस्पी थी। ठीक है, और जब इसको पता चला कि ऐसे जब आप पाकिस्तान की पंजाब, मतलब उस समय के पाकिस्तान के, मतलब आज के पाकिस्तान की पंजाब में, उस समय का तो वो भारत का ही पंजाब रहा होगा। तो जब आप पंजाब वहां पर जाएंगे मोंटगोमरी साहिवाल जिले में, तो वहां पर बहुत बड़ी-बड़ी टीले हैं। है ना? वहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी टीलें हैं, आप वहाँ पर जाएँगे तो देखिए आपको जो है ना आपके हिसाब का कंटेंट वहाँ पर मिल सकता है और हम देखिए आपकी दिलचस्पी के आधार पर, क्योंकि आपकी दिलचस्पी है आर्कियोलॉजिकल साइट्स में, पुरानी साइट्स में, तो हम क्यों ना कहीं आपकी दिलचस्पी और आपके एक्सपीरियंस से ये पता कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर क्या प्राचीन, ठीक है, सभ्यता थी, कौन-सी सभ्यता थी और एक्चुअली उसको था भी बच्चे। बात समझ में आ रही है ना? मतलब उसको काफ़ी इंटरेस्ट भी था। अब जब उसको इंटरेस्ट है तो ठीक है, उसे जैसे ही पता चला तो सबसे पहले 1853 में इस स्थान की यात्रा करता है। ठीक, फिर 1856 में जाता है और वो अनुमान लगाता है कि यहाँ पर भी कोई पुरानी प्राचीन सभ्यता ही है। ठीक है, कनिंघम भी ये कहता है कि यहाँ पर भी भाई कोई पुरानी प्राचीन सभ्यता ही है। तो कुल मिलाकर फिर 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम, मतलब लास्ट जो अलेक्जेंडर कनिंघम गया 1875 में गया, और 1875 में जब अलेक्जेंडर कनिंघम पहुंचा तो वो, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के चीफ सर्वेयर की हैसियत से पहुंचा। अब वो एक ऐसे दिलचस्प व्यक्ति के तौर पर नहीं पहुंचा कि जिसको ऐसे मामलों में इंटरेस्ट था। ठीक है, अब वो एक पद को लेकर पहुंचा। ठीक है, एक पद पर, तो ऑब्वियस सी बात है जब कोई व्यक्ति किसी पद पर आसीन हो जाता है तो उसकी अथॉरिटी बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है? तो जब वो 1875 में बच्चे वहां पर पहुंचा तो आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर, चीफ सर्वेयर की हैसियत से वहां पर पहुंचा और उसने पूरी वहां पर रिपोर्ट जो है ना बच्चे भारत सरकार को उस समय सौंपी, मतलब जो ब्रिटिश इंडियन सरकार थी उसको सौंपी 1875 में, और उसने कहा कि यहाँ पर कोई इंडो बैक्टीरियन शासकों के जमाने की बस्ती हो सकती है। ठीक है, उसका भी यही मानता है कि भाई यहाँ कोई इंडो बैक्टीरियन शासकों के कोई जमाने की बस्ती फस्ती रही होगी और उसने अपना एक ऐसा अनुमान व्यक्त किया। फिर आया जॉन मार्शल। ये बात 1920-21 की, हम सब लोग जानते हैं। 1921 में एक्चुअली जॉन मार्शल के एक सहयोगी थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ही थे। अच्छा, नाम आप सुने होंगे दयाराम साहनी, ये बेशक भारतीय हैं, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी वगैरह ऐसे लोग, लेकिन ये पूरी तरह से अंग्रेज हैं क्योंकि इन्होंने शिक्षा भी अपनी बाहर प्राप्त की है। ठीक है, और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से इन्होंने जो है ना अपनी हायर स्टडीज की है, तो इनको आर्कियोलॉजी का बहुत अच्छा खासा अनुभव है ना, ये लोग बच्चे पढ़े लिखे लोग हैं। तो जॉन मार्शल के सहयोगी थे जिनका नाम था दयाराम साहनी, ठीक है, वो पहुंचे वहां पर। और अब इस समय जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका जो चीफ है, इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का चीफ जॉन मार्शल है। दयाराम साहनी पाकिस्तान के पंजाब में गए भाई, मोंटगोमरी साहिवाल जिले में, और उन्होंने कहा, फिर आदेश दिया कि भाई ठीक है, आप इस हड़प्पा जो ये जो टीला है, ठीक है, इस टीले की खुदाई करवाओ। अब हम देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या है, कैसा है, कि किस जमाने की बस्ती थी, और इसकी पूरी जो है ना हम कार्बन डेटिंग वगैरह करेंगे और इससे संबंधित सारे आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, जो एविडेंसेस है उनको हम कलेक्ट करेंगे, सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को। तो ठीक है, खुदाई करवाई गई। दयाराम साहनी की आंख फटी की फटी रह गई। ठीक, उनको पता चल गया कि ये एक्चुअली कोई इंडो बैक्टीरियन शासकों के जमाने की नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा प्राचीन कोई सभ्यता रही होगी। नॉट इवन इंडो बैक्टीरियन शासकों के जमाने की, बल्कि उससे भी हजारों साल पुरानी ये कोई सभ्यता रही होगी। ठीक है, ये बात उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया था, और इस तरह से सबसे पहला स्थान जो इस सभ्यता का खोजा गया वह हड़प्पा था। ठीक है, सबसे पहला स्थान जो इस सभ्यता का खोजा गया वो स्थान क्या था मेरे प्यारे बच्चे? हड़प्पा था 1921 में। फिर अगले ही साल 1922 में हड़प्पा से आप 200-250 किलोमीटर चले जाएंगे जब उत्तर पश्चिम की तरफ, तो फिर आपका सिंध प्रांत पड़ेगा। सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे ही एक लरकाना जिला पड़ेगा। लरकाना जिला में एक स्थान है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक्चुअली सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, द माउंट ऑफ डेथ। ठीक, वहां के स्थानीय लोग कहते थे, क्योंकि वो टीला था, तो वहां के स्थानीय लोग कहते थे कि भाई यहाँ पे तो, ठीक है, सारे के सारे भैया जो है ना एकदम मरे हुए लोग हैं, ये मृतकों का एक टीला है। ठीक है, लोग डरते थे कि ये तो श्रापित जगह है, श्रापित जमीन है, इधर जाने का नहीं, क्योंकि ठीक है वहां पर जब लोगों ने थोड़ी बहुत उस टीले के आसपास जब लोग खुदाई करते थे तो कुछ कंकाल वगैरह लोगों को मिल जाते थे, तो सबका ये अनुमान था कि पूरा टीला ही कंकाल से बना हुआ है। ऐसे ठीक है, अफवाह फैल जाती है ना, खासकर गांव में भूत प्रेत की अफवाह बहुत फैलती है इस तरह की, तो ऐसी अफवाह फैली हुई थी, तो इसलिए उसको मोहनजोदड़ो उसका नाम ही पड़ा, उसका अर्थ ही है मृतकों का टीला। तो भाई उसकी खुदाई करवाई गई, तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से एक ज्यादा बड़ी साइट थी। अगर आप आकार में देखें तो ये जितने भी बड़े 9 स्थल हैं, उन सब 9 बड़े स्थलों में सबसे बड़ा स्थल जो है वो एक्चुअली आपका मोहनजोदड़ो ही है। ठीक है ना? ठीक है, आप हड़प्पा है, राखीगढ़ी है, ठीक है ना, और आपका मोहनजोदड़ो है, गनवेरीवाल है, वनावली है, लोथल है, तो आप इन सब में देखेंगे 9 के 9 स्थलों में अगर सबसे बड़ी आप कोई साइट देखेंगे तो वो सबसे बड़ी साइट एक्चुअली आपकी क्या है? ठीक, दैट इज मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई राखालदास बनर्जी ने की, और फिर वहां से बृहत स्नानागार मिला, ठीक है, वहां से एक सभा भवन मिला, वहां से एक अन्नागार मिला, वहां से पुरोहित आवास मिला, ऐसे और भी बहुत सारे एविडेंसेस मिले। ठीक है, वो मैं सब आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद 1925 की बात आई। ठीक है, साल 1925 में जी, साल 1925 में दयाराम साहनी के एक और सहयोगी जिनका नाम था अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके ने चन्हूजोड़ो को खोजा। ये चन्हूजोड़ो भी मोहनजोदड़ो के पास पड़ेगा, सिंध जिला में, ठीक है ना, सिंध राज्य में ये पड़ेगा, सिंधु नदी के किनारे। चन्हूजोड़ो को भी खोजा। चन्हूजोड़ो, कोट दीजी, मोहनजोदड़ो, ये सब आसपास हैं, ये सिंध राज्य में ही पड़ेंगे और लरकाना जिला के आसपास ये सब पड़ते हैं, तो इसको भी खोज लिया गया। और फिर उसके बाद पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, बलूचिस्तान प्रांत में फिर से 2 साल बाद मतलब 1927 में एक और स्थान खोजा गया, सुतकांगीडोर। सुतकांगीडोर खोजा गया, और सुतकांगीडोर आज तक सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी टर्मिनल है, मतलब सबसे पश्चिमी पॉइंट जो है वह सुतकांगीडोर ही है। ये बात समझ में आ गई? तो सबसे पश्चिमी बिंदु सुतकांगीडोर है। इसके बाद क्या होता है कि जब 1921 और 1922 में राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने इस सभ्यता के बच्चे, जैसे दयाराम साहनी ने 1921 में ही हड़प्पा को, ठीक है, पूरी तरह से डिस्कवर कर लिया था, और 1922 में आपके आरडी बनर्जी, राखालदास बनर्जी ने जो है ना मोहनजोदड़ो को डिस्कवर कर लिया था। तो जॉन मार्शल बड़ा खुश हुआ, और जॉन मार्शल लंदन जाता है, और लंदन में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। लंदन के एक साप्ताहिक समाचार पत्र में मेरे प्यारे बच्चे वो इस सभ्यता की खोज के बारे में विधिवत औपचारिक तौर पर घोषणा करता है, और वो कहता है कि अच्छा भाई, भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में, ठीक है, और लगभग इस क्षेत्र विशेष में, ठीक है, पूरा, ठीक है, इस तरह की सभ्यता को हमने खोजा है। ठीक है, इस तरह से वो, तो ये बात समझ में आ गई। तो इस सभ्यता की खोज, ठीक है, खोज में ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं स्टोरी के तौर पर बता देता हूं, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं सारी चीजें बिल्कुल स्टोरी के तौर पर आपको समझाऊंगा, स्टोरी के फॉर्म में बताऊंगा। तो सबसे पहले चार्ल्स मैसन 1826 में। चार्ल्स मैसन एक ब्रिटिश यात्री है, 1826 माफ करना,
चार्ल्स मैसन एक ब्रिटिश यात्री है। चार्ल्स मैसन ने बच्चे इस स्थान की खोज की, और जब चार्ल्स मैसन ने इस स्थान की खोज की, मतलब चार्ल्स मैसन एक ब्रिटिश यात्री है, चार्ल्स मैसन ने इस स्थान की यात्रा की, और जब चार्ल्स मैसन इस स्थान की यात्रा करता है, तो इस स्थान की यात्रा करते में चार्ल्स मैसन पाता है, उसका ध्यान, उसकी नजर हड़प्पा स्थित टीलों की ओर गई, और जब उसकी नजर हड़प्पा स्थित टीलों की ओर गई, तो उसने ठीक है अपना एक लेख लिखा 1842 में, नैरेटिव ऑफ जर्नीज। उसमें कहा कि ये किसी पुराने किले के राजमहल के अवशेष है, जो कि संभवतः ज्यादा से ज्यादा इंडो बैक्ट्रियन शासकों के जमाने की कोई बस्ती हो सकता है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर अलेक्जेंडर वंश, ठीक है, मैंने आपको बताया था 1831 में ये पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह से मिलने जा रहा था, तो इसका भी ध्यान हड़प्पा स्थित टीले की ओर गया, और इसने भी ये अनुमान लगाया कि भाई कोई पुराना किला, कोई पुराना राजमहल यहाँ पर रहा होगा। ठीक है, इससे ठीक है दूर ये सोच ही नहीं रहे थे, क्योंकि मानते ही नहीं थे कि भारत में भी इतनी कोई प्राचीन सभ्यता संस्कृति हो सकती है। तो भारतीयों को बेवकूफ, ठीक है, ये भारतीयों को एक्चुअली पता है, ठीक है, सपेरों का देश कहते थे। ठीक है, और जब ये सिंधु घाटी की सभ्यता निकलकर सामने आई ना, और जब इसके फीचर्स पता चले, इसकी विशेषताएं पता चली, भाई साहब इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इन्होंने कहा कि भारत ठीक है इतने प्राचीन समय से ठीक है इतना विकसित रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हम पर लगातार फब्दे कसते थे ना कि यार तुम लोग तो सपेरे हो, ठीक है, तुम लोग तो अंधविश्वास और जादू टोना तंत्र मंत्र वाले देश हो। ये पता नहीं है हमारे तंत्र मंत्र से क्या क्या हो जाता है। ठीक है, तो 1831 में जब अलेक्जेंडर वंश पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह से मिलने के लिए जा रहा था, तो तब उसने जो है इसको देखा, और उसका भी अनुमान यही था कि ये किसी पुराने किले के अवशेष हैं। ठीक है, फिर वार्डन ब्रदर्स आए। ठीक है, 1856 में रेल लाइन बिछ रही थी। 1856 में क्या रेल लाइन बिछ रही थी, और जब रेल लाइन बिछ रही थी तो बर्टन ब्रदर्स ने बच्चे देखा। ठीक है, उनका भी नजर गया बर्टन बंधुओं का। उन्होंने आदेश भी दिया। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने लेबर्स को कि आप यहाँ से ईंट ले सकते हैं, है ना। तो लेकिन जब उन्होंने देखा तो उनको समझ में आ गया कि नहीं यार ये कोई यहाँ किसी प्राचीन सभ्यता को, ठीक है ना, शायद हो सकता है कि यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता का भी अस्तित्व रही हो, तो उसके प्राचीन सभ्यता के दबी होने की आशंका इन्होंने व्यक्त की बर्टन बंधु ने। इसलिए बर्टन बंधु ने फिर वहां से ईंट नहीं ली। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब तो यही होता है, ये इंजीनियर्स हैं, और ये इंजीनियर्स है तो उनको समझ है इस बात की कि यहाँ पर किसी प्राचीन सभ्यता के दबी होने का ठीक है संभावना हो सकती है। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वह 1853 में, 1856 में, और फाइनली 1875 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की दृष्टि से इस स्थान की यात्रा करता है। ठीक है, क्योंकि बहुत दिलचस्पी थी इस व्यक्ति की। 1853 और 56 में तो वो केवल एक सामान्य ठीक है बिना किसी ठीक है पद को धारण किए ठीक है इस स्थान की यात्रा करता है। अलेक्जेंडर कनिंघम हालांकि एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और उसका अनुमान यही था कि कोई प्राचीन सभ्यता यहाँ पर दबा हो सकती है। 1875 में जब वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की दृष्टि से पहुंचा, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की दृष्टि से पहुंचने के बाद मेरे प्यारे बच्चे ठीक उसने बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की, और फिर उसने कहा कि यहाँ कोई ठीक यहाँ पर इंडो बैक्ट्रियन शासकों के जमाने की कोई बस्ती रही होगी। ठीक है, और फिर जॉन मार्शल, अंततः 1921 का समय आ गया। जॉन मार्शल के 4 सहयोगी, उनके नाम आपको याद रखने हैं। एक है दयाराम साहनी, 1921, और दयाराम साहनी ने भैया किसकी, हड़प्पा की खोज की है। ठीक है, दूसरे हैं राखल दास बनर्जी, 1922, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की बच्चे, मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक है, तीसरे हैं आपके ठीक है अर्नेस्ट मैके, 1925, 25, अर्नेस्ट मैके साहब ने सुतकांगडोर की खोज की, सुतकांगडोर। और लास्ट हैं आपके ऑरेल स्टीन, ऑरेल स्टीन, 1927, इन्होंने बच्चे ओ सॉरी अर्नेस्ट मैके चनहुदड़ो, माफ करना आप में से कोई बोला भी नहीं, ठीक है ना, और मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, अर्नेस्ट मैके चनहुदड़ो, मुझे माफ करना बच्चे, चनहुदड़ो अर्नेस्ट मैके, और ठीक है ऑरेल स्टीन 1927 बच्चे, उन्होंने किसकी, सुतकांगडोर की खोज की, सुतकांगडोर। ठीक है, मेरे प्यारे सभी छोटे बहन भाइयों को ये बात समझ में आई, क्लियर है? अब देखो नामकरण, ठीक है, नॉमेनक्लेचर। पहले अब नामकरण को देखते हैं, नॉमेनक्लेचर को पढ़ते हैं, और नॉमेनक्लेचर के बाद फिर आगे हम चलेंगे। ठीक है, देखो नॉमेनक्लेचर को आप समझना, ठीक है, बहुत अच्छे से। ये तो मैंने बता दिया नॉमेनक्लेचर। हुआ क्या कि तो समझना सब लोग कि 1921 में ये जो आपका जॉन मार्शल है, ये जॉन मार्शल उस समय ठीक है भारतीय जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उसका चीफ था। मतलब आप कह सकते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग का मुख्य सर्वेयर जो था, ये जॉन मार्शल था, और जॉन मार्शल के ही सहयोगी थे। ये जॉन मार्शल से नीचे थे दयाराम साहनी, या फिर राखालदास बनर्जी, या फिर अर्नेस्ट मैके, या फिर आपका ऑरेल स्टीन, ये सब। ठीक है, तो जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में आप कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में आई। तो जॉन मार्शल जो है वो पहला व्यक्ति था ठीक है जिसने ये अनुमान लगाया कि इस सभ्यता का विस्तार ज्यादा से ज्यादा कहां तक हो सकता है, क्योंकि इस सभ्यता का जो पहला स्थल है ठीक है वो हड़प्पा था, जो कि रावी नदी के किनारे है। दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो, वहां पर इसकी खुदाई हुई। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी। फिर मोहनजोदड़ो के बराबर में चनहुदड़ो भी खोज लिया गया, चनहुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है। तो एक बात समझ में आ गई ठीक है इसके जॉन मार्शल की, कि ये सभ्यता ज्यादा से ज्यादा ठीक है सिंधु नदी के आसपास ही फैली हुई होगी। ठीक उसी तरह से जैसे ठीक है मेसोपोटामिया मतलब इराक, मेसोपोटामिया की सभ्यता वहां की 2 नदियों के किनारे है, दजला और फरात। ऐसी मिस्र की सभ्यता जो थी वो नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो इसका भी ये अनुमान था। लेकिन अब एक्चुअली मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता पहले खोजी जा चुकी थी, तो इसको पता था कि मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात। तो ये सभ्यता जो है ये भी ज्यादा से ज्यादा सिंधु नदी के किनारे ही विकसित रही होगी, सिंधु और उसकी सहायक नदी, क्योंकि रावी जो है आप सभी को पता है सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की 5 सहायक नदियां, सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम। ठीक है, तो इसने भी ये अनुमान लगा लिया कि ये भाई जो है ना इसी के किनारे ही होगी, तो इसलिए इसने इसको नाम दिया सिंधु घाटी की सभ्यता, कि भाई ये सिंधु घाटी, क्योंकि इसका विस्तार ज्यादा से ज्यादा सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर है। और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत भी होता था, क्यों? क्योंकि जो 3-4 स्थल शुरुआती खुदे लेकिन वो सारे के सारे स्थल जो थे वो एक्चुअली सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही थे। तो इसलिए अनुमान लगाया गया, और क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता इसको बोला गया, और सबसे ज्यादा लोगों की जबान पर यही नाम चढ़ा, सिंधु घाटी की सभ्यता। सबसे ज्यादा लोगों की जबान पर यही नाम चढ़ा, कौन सा? सिंधु घाटी की सभ्यता।
ठीक है, क्लियर है? ये बात सभी को समझ में आई? यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं? अब हुआ क्या कि जैसे-जैसे इस सभ्यता के स्थल, ठीक है, खोजे जाने लगे, तो पता चला कि सिंधु के साथ-साथ सरस्वती नदी के किनारे भी सभ्यता के बहुत सारे स्थल मिलने शुरू हो गए। सिंधु के साथ-साथ सरस्वती नदी के किनारे भी इस सभ्यता के बहुत सारे स्थल मिलने शुरू हो गए और बच्चे थोड़ी बहुत संख्या में नहीं, ठीक है, बहुत अधिक संख्या में, मतलब इस सभ्यता के जो स्थल हैं मेरे प्यारे बच्चे, सिंधु, सरस्वती और अन्य नदियों को अगर आप देखें तो सिंधु नदी के किनारे तो जो है, वह केवल 3% स्थल हैं। लेकिन 17% स्थल जो है वो अन्य नदियों के किनारे हैं। 80% स्थल इस सभ्यता के सरस्वती नदी के किनारे हैं। तो इसलिए फिर लोग कहने लगे, क्योंकि शुरुआत में सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। अब चूंकि सरस्वती के किनारे भी सभ्यता के स्थल मिले, सरस्वती आज नहीं मिलती, लेकिन सरस्वती को आज भी आप राजस्थान में चले जाएंगे, हरियाणा में चले जाएंगे, तो आप इस सरस्वती को घग्गर नाम से पुकारेंगे, ठीक है, इसको आप घग्गर नदी कहेंगे, तो ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे अब बहुत सारे स्थल सरस्वती, जैसे आप धौलावीरा, सॉरी, जैसे आप ठीक है यहाँ पर आ जाएंगे, हरियाणा में आ जाएंगे, आप राजस्थान में आ जाएंगे, ठीक है, राखी गढ़ी हो या फिर आपका कालीबंगा हो, ठीक है, आप पाकिस्तान में चले जाएंगे तो पाकिस्तान में इसी सरस्वती को हकरा कहा गया है, हकरा नदी, ठीक है, तो पाकिस्तान में चाहे आपका बहावलपुर हो, ठीक है, तो ये सारे स्थल जो है ये वहां पे हकरा नदी के किनारे, तो इसलिए इस सभ्यता के 80% स्थल सरस्वती। तो शुरुआत हुई थी कि भाई ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, क्योंकि इस सभ्यता के स्थल सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे हैं। लेकिन जैसे जैसे खनन कार्य शुरू हुआ, ठीक है, और वो आगे बढ़ा, उत्खनन कार्य के आगे बढ़ने पर ये भी पता चल गया कि भाई इस सभ्यता के बहुत सारे स्थल ऐसे भी हैं जो सरस्वती के किनारे, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया। भौगोलिक दृष्टि से सबसे उपयुक्त नाम यही है, भौगोलिक दृष्टि से सबसे पॉपुलर नाम यही है। लेकिन ठीक है, पता चला कि भाई सिंधु सभ्यता इससे कहीं अधिक विस्तारित है, जितना हम सोच रहे हैं, ठीक है, इससे कहीं अधिक विस्तारित है मेरे प्यारे बच्चे ये सिंधु घाटी की सभ्यता। और अगर इससे कहीं अधिक विस्तारित है सिंधु घाटी की सभ्यता, तो क्योंकि मैंने बता दिया ना 17% स्थल अन्य नदियों के किनारे भी तो हैं, तो फिर पुरातत्व विज्ञान में बच्चे एक परिपाटी होती है। सब लोग सुन लो मेरे प्यारे छोटे बहन भाई, पुरातत्व विज्ञान में एक परिपाटी होती है, जो स्थान सबसे पहले खोजा जाता है उसी स्थान के आधार पर सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। अगर सभ्यता किसी एक नदी के किनारे ठीक है अवस्थित नहीं है, या किसी 2-3 नदियों के किनारे अवस्थित नहीं है, और उसका ठीक है पर्याप्त भौगोलिक विस्तार है, इतना भौगोलिक विस्तार कि वो बहुत सारी नदी घाटियों के किनारे है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर दिया जाता है, जो स्थान सबसे पहले खोजा जाता है उसी स्थान के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। जो स्थान सबसे पहले खोजा जाता है उसी के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है, तो इसलिए इसका नामकरण क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता। और सर्वाधिक वैज्ञानिक नाम जो है इस सभ्यता का वो क्या है, सर्वाधिक वैज्ञानिक नाम इस सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, क्लियर है? तो सर्वाधिक वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। क्लियर है? अब इसके बाद फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। देखो मैं केवल कहानी बताऊंगा, ठीक है? आपको पता है कि आपको तो वो पीडीएफ मिलती है ना बच्चे, आपको तो वो पीडीएफ मिलती है, और आप उस पीडीएफ से फिर कैसे पूरी कहानी, तो पहले कहानी जरूरी है ताकि ये सारी चीजें आपको समझ में आ सके। लेकिन मैं लिखता हुआ चला भी जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना? ऐसी बात नहीं है, लिखता हुआ चला जा रहा हूँ बच्चे, सारी बातें। तो अगर आप बात करें बच्चे, देखिए यहाँ पर देखें, अगर बात है सर्वाधिक लोकप्रिय नाम सिंधु घाटी की सभ्यता, और ये नाम किसने दिया, जॉन मार्शल ने। सर्वाधिक लोकप्रिय नाम, लोकप्रिय नाम, ये नाम किसने दिया, बेटा जॉन मार्शल ने। सर्वाधिक लोकप्रिय नाम, सबसे ज्यादा लोगों की जबान पर यही नाम चढ़ा, और आज भी हम और आप बच्चे सिंधु घाटी की सभ्यता ही बोलते हैं, जबकि ये नाम वैज्ञानिक नहीं है। बात समझ में आ रही है, ये साइंटिफिक नेम नहीं है, लेकिन तब भी हम और आप सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। भौगोलिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त नाम यही है, ठीक है भाई, भौगोलिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त नाम यही है, भौगोलिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त नाम यही है। यही है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। और सर्वाधिक वैज्ञानिक नाम आप कह सकते हैं, क्योंकि पुरातत्व विज्ञान में एक परिपाटी होती है बच्चे, क्या, कि जिस स्थान को सबसे पहले खोजा जाता है उसी के नाम पर सभ्यता का नामकरण किया जाता है। पुरातत्व विज्ञान में एक परिपाटी होती है मेरे प्यारे बच्चे, क्या, कि जिस स्थान को सबसे पहले खोजा जाता है उसी के नाम पर सभ्यता का नामकरण किया जाता है। तो सर्वाधिक वैज्ञानिक नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। मुन्ना, ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका उद्भव, इस सभ्यता का ओरिजन, ओरिजन, ठीक है ना, इस सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई बच्चे। तो इस सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में बच्चे दो मत हैं, एक है विदेशी उत्पत्ति का मत, ठीक है, विदेशी उत्पत्ति का मत, और दूसरा है बच्चे स्थानीय उत्पत्ति का मत, स्थानीय उत्पत्ति का मत, स्थानीय उत्पत्ति का मत। ठीक है जी, क्लियर है? तो दो तरह का मत है, उद्भव ओरिजिन, तो एक विदेशी उत्पत्ति का मत, दूसरा स्थानीय उत्पत्ति का मत। ये बात समझ में आ रही है? अब ये है क्या है, तो मतलब हम किस पर चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं कि इस सभ्यता की उत्पत्ति या इस सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। तो एक मत जो है विदेशी उत्पत्ति का मत, वो ये कहता है कि भाई सिंधु सभ्यता का जो विकास हुआ है वह इसलिए हुआ है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मतलब इराक की, जो दजला और फरात नदियों के किनारे है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की 4 शाखाएं थी, उनमें से एक शाखा थी सुमेरियन सभ्यता। बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो जो सुमेरियंस लोग हैं, जो सुमेरियन सभ्यता के लोग हैं, वह एक्चुअली उनका व्यापार हुआ करता था सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के साथ, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के साथ। वो आपस में एक दूसरे के साथ एक आयात और निर्यात करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, ट्रेड था दोनों के बीच में। तो जब वो लोग यहाँ पर आए और यहाँ के लोग जब वहां पर गए, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं ना, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे,
ठीक है? उन लोगों ने एक्चुअली वहाँ से सीखा, ठीक है, सारी चीज़ों को, ठीक है, कि कैसे किस तरह से वहाँ पे नगर हैं और वो, और उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ पर भी आकर बसे, और उन्हीं लोगों के यहाँ पर बस जाने के कारण, एक तो यहाँ के स्थानीय लोग प्लस, ठीक है, उनके यहाँ पर आकर बस जाने के कारण जो है, ठीक है, इस सभ्यता का विकास हुआ। तो इतिहासकारों का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है बच्चे, वह सिंधु सभ्यता के उद्भव का जो मुख्य कारण मानता है, वो मानता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की जो 4 सभ्यताएँ हैं, उनमें से एक सुमेरियन सभ्यता है, सुमेरियन सभ्यता है। तो सुमेरियन सभ्यता के लोगों को बच्चे जो है ना, कहीं न कहीं, ठीक है, इस सिंधु घाटी के सभ्यता के उद्भव का श्रेय देता है वो। और वो बोलता है कि सभ्यता की पहली किरण मेसोपोटामिया में फूटी एक्चुअली। वो क्या कहता है? देखिए इतिहासकारों का एक वर्ग कि सभ्यता की पहली किरण मेसोपोटामिया में फूटी, और वो मेसोपोटामिया में फूटने के बाद फिर वहाँ से मिस्र पहुँची, और मिस्र के बाद फिर वो इंडिया आई। मिस्र के बाद इंडिया आई, मतलब ठीक है, सुमेरियन सभ्यता के लोगों के द्वारा ही सिंधु सभ्यता का उद्भव हुआ है, सिंधु सभ्यता का विकास हुआ है। यहाँ के जो लोग थे वो इतने मॉडर्न, या फिर वो इतने वैचारिक रूप से मजबूत नहीं थे, वो इतने मॉडर्न नहीं थे, वो इतने अर्बन नहीं थे कि वो इस तरह की एक ऐसी महान संस्कृति को ठीक है, बना पाए, वो एक ऐसी महान संस्कृति, महान सभ्यता का उद्भव कर सके। यहाँ के लोगों में दम नहीं था, वो तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों के संपर्क में आने के बाद ऐसा हुआ। ठीक है, क्योंकि ट्रेड होता था तो वहाँ के लोगों के संपर्क में उन्हीं लोगों के द्वारा जो है ना, तो कुछ जो लोकल्स रहे होंगे, है ना, कुछ जो लोकल्स रहे होंगे, ठीक है, उन्होंने स्वाभाविक सी बात है उन सब चीज़ों को वहाँ से एक्सेप्ट किया, और फिर सुमेरियन सभ्यता के लोगों के यहाँ पर आके बस जाने के कारण इस सभ्यता का विकास हुआ। तो ये विदेशी उत्पत्ति का मत है। दूसरा है स्थानीय उत्पत्ति का मत। स्थानीय उत्पत्ति का मत बच्चे क्या कहता है? स्थानीय उत्पत्ति का मत कहता है कि बिल्कुल बकवास है। सिंधु सभ्यता का उद्भव, ठीक है, किसी विदेशी सभ्यता अथवा संस्कृति के लोगों के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि सिंधु सभ्यता से पहले की जो भारत में ताम्र पाषाणिक ग्राम बस्तियां थी, जो ताम्र पाषाणिक ग्राम्य संस्कृतियां थी, उन्हीं संस्कृतियों के परिपक्व होकर नगरीय स्वरूप धारण करने से इस सभ्यता का उद्भव हुआ है। उन्हीं संस्कृतियों के परिपक्व होकर नगरीय स्वरूप धारण करने से, ठीक है, इस सभ्यता का उदय हुआ है, इस सभ्यता का उद्भव हुआ है। मेरी बात समझ में आई? और इसमें देखिए दुनिया भर के मत, मतलब इसमें 4 मत है स्थानीय उत्पत्ति के मत में। एक है बलूची मत। बलूची मत का मतलब है कि बलूची ग्राम्य संस्कृति से सिंधु सभ्यता का उद्भव हुआ। एक है सोथी मत, कि भाई सोथी ग्राम्य संस्कृति से सिंधु सभ्यता का उद्भव हुआ। ठीक है, एक है बलूची मत, तो बलूची ग्राम्य संस्कृतियों से सिंधु सभ्यता का उद्भव हुआ। एक है सोथी मत, सोथी ग्राम्य संस्कृतियों से सिंधु सभ्यता का उद्भव हुआ। एक है द्रविड़ मत, कि द्रविड़ संस्कृति से सिंधु सभ्यता का उद्भव हुआ। द्रविड़ संस्कृति से सिंधु सभ्यता का उद्भव हुआ। और एक है बच्चे आर्य मत, कि आर्य लोगों के द्वारा सिंधु सभ्यता का उद्भव हुआ। ये 4 मत हैं। ठीक है ना? ये ध्यान रखना, ये स्थानीय उत्पत्ति का मत है। तो समझ में आ गया सिंधु सभ्यता का उद्भव। और आपसे मेंस में आ जाए कि भैया जी सिंधु सभ्यता का जो उद्भव हुआ है वह विदेशी उत्पत्ति अथवा स्थानीय उत्पत्ति, तो आप कहेंगे, और मैं एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट बच्चे मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली सिंधु सभ्यता का जो उद्भव हुआ है वो सिंधु सभ्यता से पहले की जो यहाँ की ग्राम्य संस्कृतियां थी, ठीक है, उन ग्राम्य संस्कृतियों के परिपक्व होकर और उनके एक्चुअली नगरों में परिवर्तन के अथवा उनके नगरों में कन्वर्जेशन के कारण ही सिंधु सभ्यता का उद्भव हुआ है। बात समझ में आ रही है? ये बात ज्यादा सत्य प्रतीत होती है कि यहाँ पर जो स्थानीय संस्कृतियां थी उन्होंने ही विकास करके सिंधु सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का विकास किया, ठीक है ना। लेकिन ये जो विदेशी उत्पत्ति का मतलब कि मेसोपोटामिया के वो जो 4 सभ्यताएं, सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने सिंधु सभ्यता का, बात बेकार है, बिल्कुल बकवास है। सुमेरियन सभ्यता के लोगों के द्वारा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन मैंने फिर भी बता दिया विदेशी उत्पत्ति का मत और स्थानीय उत्पत्ति का मत क्या कहता है। अब इसके बाद फिर हम आगे देखिए बात करेंगे तिथि निर्धारण, डेटिंग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटिंग। ठीक है, देखो इस सभ्यता के, ठीक है, डेटिंग का जो सबसे पहला प्रयास किया वो जॉन मार्शल ने किया। ठीक है, जॉन मार्शल मतलब इस टाइम पे बच्चे आप ये मान के चलो कि जॉन मार्शल इस टाइम पे हीरो है। मतलब देखो उसने, चूंकि उसी के सहयोगियों ने और उसने खुद, क्योंकि वो चीफ था भाई, तो क्रेडिट चीफ को जाता है। ठीक है, युद्ध में सेना लड़ती है लेकिन श्रेय सेनापति को जाता है। वही वाली बात थी, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का चीफ था। तो ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल जो है ना एकदम वोकालिस की टाइट थी। इधर जर्नल्स में ये प्रकाशित करवा रहा है हड़प्पा सभ्यता को, इधर के जर्नल्स में प्रकाशित करवा रहा है, ठीक है, खुद को श्रेय दे रहा है, ये सारी बातें हैं। तो इसलिए सिंधु सभ्यता की तिथि का निर्धारण का जो सबसे पहला प्रयास किया वो जॉन मार्शल ने किया। सिंधु सभ्यता की तिथि के निर्धारण का जो सबसे पहला प्रयास किया, सिंधु सभ्यता तिथि निर्धारण का सबसे पहला प्रयास एक्चुअली किसके द्वारा किया गया? जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। मेरी बात समझ गए? सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारण का सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? जॉन मार्शल के द्वारा। ठीक है, उसके ये जो बच्चे अनुमान था, ठीक है, उसने कोई वैज्ञानिक पद्धति का तो यूज किया नहीं था, उसका ये अनुमान था, उसका ये जो अनुमान है कि सारगोन अवलेख पर आधारित था, और उसने 1931 में अपना ये अनुमान लगाया था। मतलब सिंधु सभ्यता में जो सबसे पहला स्थल है आपका हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की खोज के 10 साल बाद, हड़प्पा सभ्यता खोज के 10 साल बाद, ठीक है, उसने आकलन लगाया कि ये सभ्यता कितनी पुरानी हो सकती है। तो मतलब ये केवल उसका अनुमान था, और ये अनुमान सारगोन अवलेख पर आधारित था। किस पर था? सारगोन अवलेख पर आधारित। और उसने बोला कि ये जो सभ्यता है लगभग ये 3250 साल, मतलब 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच कभी रही होगी। मतलब इसने एक्चुअल से भी बहुत पुरानी इसको बता दिया, एक्चुअल से भी बहुत पुरानी बता दिया। 3250 से 2750 ईसा पूर्व इसने बता दिया। लेकिन ये केवल एक महज तुक्का था जो कि सारगोन अवलेख पर आधारित था। लेकिन जो वैज्ञानिक रूप से बच्चे इसका जो एक ना डेटिंग हुई, वो कार्बन डेटिंग हुई वैज्ञानिक रूप से। और ये कार्बन डेटिंग जो किया, ये एक भारतीय पुरातत्वविद हुए, एक भारतीय विद्वान हुए जिनका नाम था धर्मपाल अग्रवाल, डीपी अग्रवाल साहब। डीपी अग्रवाल साहब ने बाकायदा कार्बन डेटिंग की, और कार्बन डेटिंग करने के बाद उन्होंने ठीक है सटीक सटीक अनुमान लगाया। कार्बन डेटिंग मतलब है इस सभ्यता के जो भी टूल्स मिले हैं, ठीक है, कार्बन 14 का यूज करके, कार्बन 14 एक कार्बन का आइसोटॉप्स होता है, तो कार्बन 14 का यूज करके बड़ी आसानी से हम डेटिंग कर पाते हैं। तो कार्बन 14 का यूज करके डेटिंग की, और जब डेटिंग की तो पता चल गया, बड़े आराम से पता लगा लिया गया कि भाई ये सभ्यता जो है ये 2300 से 1750 ईसा पूर्व ही पुरानी है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, 2300 से 1750 ईसा पूर्व पुरानी है। अब पुरातत्व विज्ञान में एक फिर से प्रॉपर्टी होती है, और पुरातत्व विज्ञान में बच्चे एक प्रॉपर्टी ये होती है, समझना, पुरातत्व विज्ञान में एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो 2300 है इसको मोटा मोटा आप किसी एक ऐसे फिगर में तब्दील कर दो, ठीक है, जिसपे सभी लोग एक मान्य हो जाए, जिस पर सभी लोग एकजुट हो जाए। तो इसलिए हमने इसको कहा कि भाई ये जो सिंधु सभ्यता है आपकी, ये लगभग 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व है। क्या बोल दिया हमने कि ये जो है ये 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। तो मतलब 2500 से 1750 ईसा पूर्व के सभी को सहमत कर दिया कि भाई 2500 से 1750 ईसा पूर्व है, सबको इसी बात पर सहमत करवा दिया हमने। तिथि निर्धारण, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे इसका विस्तार, इसका एक्सटेंशन।
इस सभ्यता का विस्तार, एक्सटेंशन। ठीक है, ये सारी चीजें मैं लिखूंगा, बिल्कुल परेशान मत हो। अब एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे, कब लिखूंगा? जब मैं एक बार फिर से आपको समझाऊंगा, क्योंकि मेरी लड़ाई तो यही है ना कि आपको क्लास के क्लास में याद करवाना है, यही मेरी लड़ाई है। अब विस्तार हम एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे। बच्चे, बहुत बड़ी सभ्यता है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता है। बात समझ में आ रही है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई सभ्यता है। अगर इस सभ्यता को आप उत्तर से दक्षिण देखें तो उत्तर से दक्षिण ये 1100 किलोमीटर, ठीक है, मतलब सॉरी, उत्तर से दक्षिण अगर आप देखें तो उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम ये 1550 किलोमीटर फैली हुई है। उत्तर से दक्षिण 1100 और पूर्व से पश्चिम ये, ठीक है, 1550 किलोमीटर फैली हुई है। ठीक है, दूसरा मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ठीक है, मिस्र की सभ्यता आपने सुनी होगी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आपने सुनी होगी, चीन की सभ्यता आपने सुनी होगी। ये इन तीनों सभ्यता से कहीं ज्यादा बड़ी सभ्यता थी। ठीक, कहीं ज्यादा बड़ी सभ्यता थी बच्चे। ठीक है ना? अगर आप मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, दोनों की सभ्यता के क्षेत्रफल को मिला दो तो इसका अकेले का क्षेत्रफल उनसे 12 गुना अधिक बड़ा है, 12 गुना अधिक बड़ा। तो कोई छोटी मोटी है बच्चे? ठीक है, तो मिस्र और मेसोपोटामिया अगर आप दोनों का क्षेत्रफल मिला दो तो दोनों से बच्चे 12 गुना अधिक बड़ा है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता से तो 20 गुना अधिक बड़ा है इसका क्षेत्रफल। तुम सोच के देखो, मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग विकास कर देंगे, ठीक है, हमारी सभ्यता का, ठीक है, हमारी सभ्यता का क्षेत्रफल उनसे 20 गुना अधिक बड़ा है, तो भैया कर सकते हैं? है इतनी औकात? ठीक नहीं है ना? तो बड़ा सिंपल सी बात है। तो इसलिए क्या है, कहानी गढ़ दी गई है। ठीक है, और कहानी इसलिए गढ़ दी गई क्या है, ठीक है, ये दिखाया जा सके कि भारतीयों में इतना दम थोड़ी नहीं है कि भारतीय इतनी महान और इतनी बड़ी सभ्यता का विकास कर सके। ठीक है, भारतीयों में दम नहीं है, तो विस्तार ये है। इसका सबसे उत्तरी बिंदु मांडा है, सबसे दक्षिणी दैमाबाद है, सबसे पश्चिमी सुतकांगीडोर है, और सबसे पूर्वी जो है बच्चे वो इसका आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। अब हम चलते हैं सभ्यता की विशेषताओं पर। ठीक है, मोटा मोटा अब हम इस सभ्यता की विशेषताओं को देखेंगे, सब लोग देखेंगे बच्चे विशेषताओं को, ठीक है, समझेंगे। अब विशेषताओं को समझने से पहले, ठीक है, अब तिथि निर्धारण पर आ जाते हैं। ठीक है, नहीं बिल्कुल शुरुआत से ही आते हैं, एक बार और रिवीजन करते हुए आते हैं। ठीक है, एक बार और रिवीजन करते हुए आते हैं। सब लोग आओ यहाँ पर जुड़ो और मुन्ना देखो सब लोग। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की जो डेटिंग है वह 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है ना? ये नगरी सभ्यता है, व्यापार प्रधान सभ्यता है। ताम्रपाषाण काल जो है बच्चे, हम सबको पता है, मेरे प्यारे बच्चे बोलो ना कि ये जो ताम्रपाषाण काल है, ये ताम्रपाषाण काल, ठीक है, हड़प्पा से पहले से ही चलता चला आ रहा है ना? हड़प्पा सभ्यता से पहले से ही चलता चला रहा है ताम्रपाषाण काल। और ये जो ताम्रपाषाण काल हड़प्पा से पहले चलता हुआ चला रहा है बच्चे, ये किसके बाद है? ये नवपाषाण काल के बाद ही तो है। ये नवपाषाण काल के बाद है, नवपाषाण काल के बाद है ना? न्यूलिथिक एज के बाद हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाण काल। फिर ताम्रपाषाण काल ऐसा जो बच्चे हड़प्पा के साथ साथ चला, हड़प्पा के साथ साथ कब से? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। इसका पतन हो गया, लेकिन ताम्रपाषाण काल फिर भी चलता हुआ चला गया। ठीक है, इसकी प्रमुख संस्कृति क्या थी पूरे ताम्रपाषाण काल की? ग्रामीण संस्कृति थी, और यहाँ का प्रमुख व्यवसाय जो था वो कृषि एवं, ठीक है, पशुपालन था। मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण बस्तियां, ठीक है ना, बस्तियों की संरचना गोल होती थी, कल बताया था कि नहीं बच्चे? बोलो, बस्तियों की संरचना गोल होती थी, गोल होती थी, और मकान संभवतः कच्चे होते थे, मकान संभवतः कच्चे होते थे, लेकिन गुलंद से पक्का मकान बना है, और एक कमरे वाले भवन होते थे। और इनाम गांव से 5 कमरे वाला भवन मिला है। इनाम गांव से 5 कमरे, मतलब एक कमरा ही पूरा भवन होता था। आपने देखा होगा गांव में आज भी एक ही कमरा बच्चे पूरा घर होता है कई लोगों के यहाँ, तो ठीक वैसे ही। ठीक है, आगे हम बात करेंगे डिस्कवरी। ठीक, सबसे पहले चार्ल्स मैसन। ठीक है, अब देखो आप, ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में इतना लिखते हुए चलो कि थोड़ा सा रिवीजन होता है। चार्ल्स मैसन 1826 में, ठीक है, ब्रिटिश यात्री है, ब्रिटिश यात्री है चार्ल्स मैसन। 1826 में उसने इस स्थान की यात्रा की, और 1842 में उसने एक लेख लिखा, नैरेटिव ऑफ जर्नीज। बस इतना समझना है, नैरेटिव ऑफ जर्नीज। और उसमें क्या बताया? ये पुराने किसी राजमहल के अवशेष हैं। नैरेटिव ऑफ जर्नीज में क्या बताया? कि ये किसी पुराने राजमहल के अवशेष हैं। बोलो ना बच्चे, क्या बताया नैरेटिव ऑफ जर्नीज में? नैरेटिव ऑफ जर्नीज में ये बताया, इस ब्रिटिश यात्री, क्या नाम है इस ब्रिटिश यात्री का? बोलो, चार्ल्स मैसन। यहीं से शुरुआत होगी चार्ल्स मैसन से। और ये बताता है चार्ल्स मैसन, ठीक है, एक ब्रिटिश यात्री था जिसने 1826 में इस स्थान की यात्रा की, इस स्थान की यात्रा की। पूरे भारत में यात्रा कर रहा था, तो भाई यहाँ की भी यात्रा की उसने, एक पूरे भारत की यात्रा कर रहा था बच्चे, यहाँ की भी यात्रा की। 1826 की बात है, 1826 में उसने इस स्थान की यात्रा की, और यात्रा की तो उसने बताया कि किसी पुराने राजमहल के अवशेष हैं, किसी पुराने राजमहल के अवशेष हैं, पुराने राजमहल या किले के अवशेष, पुराने किले के। अरे यार, कोई ये देखना, ये कौन है? एक बच्चे, ये यात्री है, कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि आर्कियोलॉजी का कोई बहुत बड़ा जानकार है, यही बता देगा कि भैया यहाँ पे क्या हुआ था, ऐसा थोड़ी नहीं कुछ। फिर 1831 में अलेक्जेंडर वंश, ठीक है, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह से मिलने जा रहा था, याद रखना है, पंजाब, ठीक है, जा रहा था महाराजा रणजीत सिंह से मिलने। रणजीत सिंह से मिलने जा रहा था, ठीक है, और उसने भी बताया, क्या बताया? पुराने किले के अवशेष हैं, उसने भी यही बताया कि पुरानी किले के अवशेष हैं। ठीक है मुन्ना, ये बात समझ में आई? अब आया भैया कौन? बर्टन बंधु। कराची से लाहौर रेल लाइन बिछ रही थी, एक्चुअली यही करेक्ट बता पाए अभी इनमें से, जो सबसे सटीक बता पाए यही बता पाए, कराची से लाहौर रेल लाइन बिछ रही थी। इन्होंने यहाँ से ईंट लेने का प्रयास किया, और इन्होंने ही अनुमान लगाया था कि भाई यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता दबी हो सकती है। ठीक, इन्होंने ही अनुमान लगाया था कि यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता दबी हो सकती है, प्राचीन सभ्यता के दबी होने का अनुमान लगाया, प्राचीन सभ्यता के होने का अनुमान लगाया।
उन्हीं पर अनुमान लगाया। और 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम रिपोर्ट सौंपता है और 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम बोलता है कि यहाँ इंडो बैक्टीरियन शासकों के जमाने की कोई बस्ती रही होगी। क्या? यहाँ इंडो बैक्टीरियन शासकों के जमाने की कोई बस्ती रही होगी। फिर जॉन मार्शल के सहयोगी जयराम साहनी ने बच्चे सबसे पहले वो घड़ी आई गई जब 1921 में, ठीक है, हड़प्पा की इन्होंने बच्चे खोज कर डाली, जो कि पंजाब में, ठीक है, साहिवाल जिला है बच्चे, मोंटगोमरी साहिवाल, वहां पर रावी नदी के किनारे स्थान को खोजा। अगले ही साल राखालदास बनर्जी ने 1922 में सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लताना जिले के अंतर्गत बच्चे एक और स्थान खोज लिया जिसका नाम मोहनजोदड़ो था। ठीक है, क्या था? मोहनजोदड़ो था, मैं लिख दिया। फिर 1925 में अर्नेस्ट मैके ने बच्चे वहीं पर सिंध, ठीक है, प्रांत के अंतर्गत चन्हूदड़ो को खोजा और फिर 1927 में ऑर्लिस्टीन ने सुदकांगेडोर को, ठीक है, खोज लिया। ठीक है, जॉन मार्शल बच्चे इसी बीच इंग्लैंड पहुंचा और इंग्लैंड पहुंचने के बाद इंग्लैंड के एक साप्ताहिक पत्र में वो विधिवत इस बात की औपचारिक घोषणा करता है कि हमने भारत के उत्तर पश्चिम में एक बहुत बड़ी, ठीक है, नगरीय सभ्यता को खोज लिया है। ठीक है, और उसने उसको नाम दिया द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्यों? क्योंकि जॉन मार्शल का अनुमान क्या था? जॉन मार्शल का अनुमान ये था मेरे प्यारे बच्चे कि ये सभ्यता ज्यादा से ज्यादा जो है वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही बसी हुई है। सिंधु और सहायक नदियों से, ठीक है, ज्यादा इसका एक्सटेंशन नहीं है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों से परे इसका विस्तार हो ही नहीं सकता, इतनी बड़ी है ही नहीं। ठीक है, अब नोमेनक्लेचर जब नामकरण पर आते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जब नोमेनक्लेचर नामकरण पर आते हैं तो नामकरण में सिंधु घाटी की सभ्यता। क्यों? क्योंकि बच्चे सर्वाधिक लोकप्रिय नाम है जॉन मार्शल ने दिया है, क्योंकि उसका अनुमान था कि ये सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही है। फिर पता चला कि इस सभ्यता के जो स्थल है बच्चे वो केवल सिंधु नदी के किनारे तो 3% है। मैं लिख देता हूं 3% सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है ना। 80% बच्चे सरस्वती नदी के किनारे हैं, 80% सरस्वती नदी के किनारे हैं। और अन्य नदियों के किनारे कितने हैं? 17% है। अन्य नदियों के किनारे केवल 17%, मतलब केवल 17%। तो इसका मतलब क्या है कि इस सभ्यता के स्थल बच्चे सबसे ज्यादा किस नदी के किनारे हैं? सरस्वती नदी के किनारे हैं। ठीक है, इस सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल किस नदी के किनारे हैं बाबू? मेरे प्यारे बच्चे बोलो। तो इस सभ्यता के जो सबसे ज्यादा स्थल हैं वो, ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे हैं, तो इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता। और सर्वाधिक वैज्ञानिक नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि जब सभ्यता का विस्तार इतना अधिक हो जाए कि उसको किसी एक नदी की घाटी या दो नदी की घाटी के नाम पर आप उसका नामांकरण ना कर पाए, तो फिर पुरातत्व विज्ञान में एक परिपाटी होती है कि जो स्थान सबसे पहले खोजा जाता है उसी के नाम पर सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। सभ्यता का नामकरण क्या पड़ा मेरे प्यारे बच्चे? हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था। ठीक है, विदेशी उत्पत्ति का मत। जी बेटा, विदेशी उत्पत्ति का मत क्या है इनका मानना? ठीक है, कि सभ्यता की पहली किरण मेसोपोटामिया में फूटी, सभ्यता की पहली किरण मेसोपोटामिया में फूटी, मेसोपोटामिया में फूटी, फूटी, वहां से मिस्र होते हुए भारत पहुंची, वहां से मिस्र होते हुए भारत पहुंची। मतलब समझ गए इस तरह क्या है? इस भारतीय थोड़ी ना इतने हैं कि ऐसी, ठीक है, इतनी महान सभ्यता का वह विकास कर लेंगे। ठीक है, वो तो मेसोपोटामिया के लोगों से, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि मेसोपोटामिया की 4 सभ्यताओं में से एक सुमेरियन सभ्यता के लोगों को इस सभ्यता के उद्भव का श्रेय देते हैं। सुमेरियन सभ्यता के लोगों को इसका श्रेय देते हैं, इस सभ्यता का श्रेय देते हैं। सुमेरियन सभ्यता के लोगों को इसका श्रेय देते हैं। अब ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा कि भाई विदेशी उत्पत्ति का मत देने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? वो विद्वान कौन कौन से हैं जिन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया के 4 सभ्यताओं में से एक सुमेरियन सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो देखो इन विद्वानों में जॉन मार्शल, ठीक है, साला ये भी है बेटा, जॉन मार्शल भी है। ठीक है, ऐसा कहने मतलब मुझे पर्सनली गुस्सा आती है कि तुमने भारत में प्राचीन जो ग्राम्य संस्कृतियों का उनका अध्ययन किए बिना अपनी बकवास कर दी, क्योंकि चिढ़ते थे ना बच्चे भारतीयों से, इसलिए। जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, ठीक है, क्रेमर, क्रेमर, गार्डन, ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं। जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, ठीक है, क्रेमर, गार्डन चाइल्ड, ठीक है, इसका पूरा नाम गार्डन चाइल्ड है। नेक्स्ट अगला है लिनियार्डो बुली, और इसमें ऐसा ही नहीं कि अंग्रेज हैं, इसमें भारतीय भी हैं। लिनियार्डो बुली, और वो भारतीय कौन से होंगे बच्चे? ठीक है, कुछ चाटुकार किस्म के लोग भी तो होते हैं, ठीक है, जिन्होंने, ठीक है, इन अंग्रेजों के हमें हाँ मिला दिया कि ठीक है भाई, जैसे और आप चल रहे हो उसे हम भी चल रहे हैं, है ना। तो लिनियार्डो बुली, इसके बाद है एच डी सांकलिया। ठीक है, इसमें एच डी सांकलिया, इसका नाम है एच डी सांकलिया का। एक हंसमुख लाल, एच डी दामोदर लाल सांकलिया, हंसमुख लाल दामोदर लाल सांकलिया, एच डी सांकलिया, हंसमुख लाल दामोदर लाल सांकलिया बच्चे, एस डी सांकलिया। ठीक है, हंसमुख लाल दामोदर लाल सांकलिया क्या है? एस डी सांकलिया। और दूसरे हैं डी कोसाम्बी। स्वाभाविक सी बात है, नामों से ही पता है कि भारतीय हैं, डी कोसाम्बी, लेकिन नाम से ही पता चल रहा है बच्चे भारतीय हैं। तो हंसमुख लाल, आप पूरा नाम लिख सकते हैं, हंसमुख लाल दामोदर लाल, ठीक है, सांकलिया, एस डी सांकलिया। और अगला है डी कोसाम्बी। डी कोसाम्बी है ये धर्मानंद दामोदर कोसाम्बी, इसका नाम है धर्मानंद दामोदर कोसाम्बी। अब ये क्या है बच्चे? बताओ, ये सिद्धांत क्या है, मुझे बताओ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ उद्भव को, ऐसे, और ठीक है, यूं और यूं और यूं। अब आओ यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? स्थानीय उत्पत्ति का मत। अब ये जो स्थानीय उत्पत्ति का मत है, ये क्या कहता है कि एक्चुअली जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भारत में जो पहले से
स्थानीय ग्राम्य संस्कृतियां हैं, उन स्थानीय ग्राम्य संस्कृतियों के लोगों के द्वारा हुआ है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला मत है आपका बलूची मत। बलूची मत का मतलब है कि बलूची जो ग्राम्य संस्कृतियां थी, बलूची ग्राम्य संस्कृतियों के विकसित होने के कारण ही सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, ऐसा कहने वालों में, ऐसा मानने वालों में जो विद्वान है वाल्टर फेयर सर्विस, ठीक है, नाम याद रखना बच्चे, वाल्टर फेयर सर्विस, वाल्टर फेयर सर्विस, स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट। ठीक है जी, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, वाल्टर फेयर सर्विस, ठीक है, स्टुअर्ट पिगट। इसके बाद ऐसा मानने वालों में आपकी रोमिला थापर भी हैं, रोमिला थापर भी हैं, रोमिला थापर, और ऐसा मानने वालों में आपके जॉर्ज एफ डेल्स भी, जॉर्ज एफ डेल्स भी हैं, जिन्होंने ऐसा माना। ठीक है, तो चार विद्वान हैं, वाल्टर फेयर सर्विस, स्टुअर्ट पिगट, फिर से बता रहा हूँ, एक वाल्टर फेयर सर्विस, स्टुअर्ट पिगट, वाल्टर फेयर सर्विस, स्टुअर्ट पिगट के बाद फिर जो है बच्चे वो रोमिला थापर हैं, और रोमिला थापर के बाद फिर कौन है, जॉर्ज एफ डेल्स है। फिर आता है सोथी मत। सोथी मत का मतलब है जो सोथी संस्कृतियों हैं, सोथी संस्कृतियों के लोगों के द्वारा इस सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है ना, एक तो इसमें बच्चे आपके आर डी बनर्जी, ठीक है, राखालदास बनर्जी वही जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की, तो राखालदास बनर्जी ने बच्चे सोथी मत को माना है। जी, नहीं नहीं बच्चे मैं गलत हो गया यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, सोथी मत नहीं, द्रविड़ मत को राखालदास बनर्जी ने माना है, आर डी बनर्जी ने द्रविड़ मत को माना है, सोथी मत को अमलानंद घोष ने। सोथी संस्कृति के लोगों के द्वारा सिंधु सभ्यता का विकास हुआ, तो सोथी मत को मानने वाले कौन है, अमलानंद घोष है। ठीक है, इसके अलावा धर्मपाल अग्रवाल जिन्होंने इसकी डेटिंग की है, धर्मपाल अग्रवाल जिन्होंने डेटिंग की है, और इसमें आलचिन दंपति हैं, हस्बैंड वाइफ है आलचिन दंपति, बस इतना आपको याद रखना है, आलचिन दंपति। हाँ, आप आ जाते हैं द्रविड़ मत। ठीक है, जो द्रविड़ मत है बच्चे, द्रविड़ मत को मानने वाले ये हैं, ठीक है, राखालदास बनर्जी हैं। इसमें एक, ठीक है, अंग्रेज है जिसका नाम हाल है, ठीक है, ऐसे ही उसको बोल देते हैं बच्चे द्रविड़ मत। ठीक है, इसमें माना है हाल, और इसमें एक हैरास है, तो हाल और हैरास, आर डी बनर्जी, हाल, हैरास। और जो जिन्होंने आर्य मत को माना है, आर्य मत को मानने वाले विद्वानों में दीक्षितकर हैं, दीक्षितकर साहब हैं, बहुत बड़े विद्वान थे, वो सालकर साहब हैं। ठीक है ना जी, ठीक है, इन्होंने भी माना है कि इस सभ्यता का जो विकास हुआ है वह आर्य उद्भव के कारण हुआ है, आर्य संस्कृति के कारण हुआ है बच्चे। ठीक है, इसके अलावा शंकरानंद जी हैं इसमें, शंकरानंद ने माना है, और एस आर राव, शिकारीपुरा रंगनाथ राव, उन्होंने भी माना है, एस आर राव ने भी माना है। ठीक है, ये आपको याद कर लेने हैं। विदेशी उत्पत्ति का मत ये किन किन लोगों ने दिया, और स्थानीय उत्पत्ति का मत किन किन लोगों ने दिया, सिर्फ 3 निर्धारण बच्चे। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, बस इसको लिख लेते हैं, सिर्फ 3 निर्धारण का। सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, फटाफट से बताएंगे, तो आप कहेंगे बच्चे सबसे पहला प्रयास खुद जॉन मार्शल ने किया था, जॉन मार्शल। ठीक है, और उसका ये जो प्रयास था ये किस पर आधारित था, सारगोन अभिलेख पर आधारित था। उसका ये जो अनुमान था ये अनुमान ही था, जो सारगोन अभिलेख पर आधारित था, इसका ये अनुमान आधारित था। और इसने क्या बताया था, 3250 से 2750 ईसा पूर्व, बेवकूफ आदमी। ठीक है बच्चे, चलिए विस्तार के बारे में समझ लो, विस्तार बड़ा जरूरी है बच्चे। ठीक है, सबसे पहले तो जब आप विस्तार समझेंगे तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, 600 किलोमीटर स्क्वायर, बहुत होता है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, उत्तर से दक्षिण जो है इस सभ्यता का जो लंबाई है, जैसे कल मैंने इंडियन ज्योग्राफी में बताया था ना, आपने देखा होगा कि जो भारत का विस्तार है, तो ऐसे ही उत्तर से दक्षिण जो है, नॉर्थ टू साउथ 1100 किलोमीटर, और जो बच्चे पूर्व से पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम ये 1550 किलोमीटर है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट ये 1550 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम, वेस्ट टू ईस्ट ये 1550 किलोमीटर। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट ये कितना है, 1550 किलोमीटर है। इज दैट क्लियर, ये बात सभी को समझ में आई। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करें बच्चे, तो ये सभ्यता जो है मेसोपोटामिया से 20 गुना बड़ी है, मेसोपोटामिया से, ठीक ना, गुणा 20। और अगर आप दोनों को मिला दो, मिस्र प्लस मेसोपोटामिया कर दो, मेसोपोटामिया कर दो, तो मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को आप कर दोगे ना बच्चे, तो ये निकलेगी गुणा 12, मतलब 12 गुना ज्यादा बड़ी है मिस्र और मेसोपोटामिया के संयुक्त क्षेत्रफल से, और अकेले मेसोपोटामिया से बच्चे ये। ठीक है, चलो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वह दजला और फरात नदियों के किनारे, दजला व फरात नदियों के किनारे, ठीक ना। मिस्र की सभ्यता आपकी नील नदी के किनारे, ठीक ना। और एक यहाँ पर बच्चे इसी के समकालीन एक और सभ्यता है यहाँ पर, चीन की सभ्यता, जो इन्हीं के समकालीन है, चीन की सभ्यता। और वो जो चीन की सभ्यता है, तो चीन की सभ्यता है आपकी हांगहो नदी के किनारे, चीन की सभ्यता बच्चे किस नदी के किनारे, हांगहो, इसको येलो रिवर भी कहेंगे, हांगहो, या फिर पीली नदी, येलो नदी, येलो नदी के किनारे। ठीक है बच्चे, देखो टाइम हो गया, फिर अगली क्लास भी आपकी लेनी है पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, विशेषताएं फिर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ा सा समय और मिल पाता तो हम इसकी विशेषताओं को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते, बड़े आराम से हम इसकी विशेषताओं को देख लेते। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो प्लीज एक बार, ठीक है, प्लीज एक बार थम्स अप करेंगे, ये बात सभी को समझ में आई। ठीक है, प्लीज एक बार थम्स अप करेंगे। ठीक है, बस। ठीक है बंदा, देखो जो मैं बता रहा हूँ सारगोन एक अभिलेख है,
ठीक है ना, इट्स अ टेक्स्ट जो कि सारगोन में मिला था। सारगोन एक प्लेस है, तो उस स्थान पे मिला इसलिए इसको सारगोन आप लिख कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, नहीं बच्चे, अभी पॉलिटिकल साइंस की भी तो क्लास है। एक भैया जी का कमेंट है, क्या है? ठीक है जी, आइए तो फिर हम ठीक है पॉलिटिकल में चलेंगे।